नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो। माननीय महोदय जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सभी दर्शकों। आज राजकुमार जी, आप जींद मौजूद हैं। किस कार्यक्रम के निमित्त आप जींद आए? और जब हम आपको देख रहे थे, आप विभिन्न धरना स्थलों पर भी स्वेच्छा से आप उन लोगों को, चाहे वो आंगनवाड़ी की बात है, चाहे वो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की बात है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की उनके मांगों के निमित्त बात है, आप हर जगह स्वेच्छा से पहुंच रहे थे। उसके बारे में बताइए सर, आज क्या कार्यक्रम था? हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, भारतीय मेरा वर्ग पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा, 3-4 पार्टियों ने एक थर्ड फ्रंट के रूप में हमने कि आपने कांग्रेस, बीजेपी सभी पार्टियों को देख लिया है। 55 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और अब 18 साल 3-4 बार में बीजेपी का भी राज देख लिया जी। ये जो निम्न तबका है, जिसको हम देश का कामगार कहते हैं, किसान है, मजदूर है, वो किसी भी हालात में, किस हालात में जी रहा है, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, विशेष तौर पर इन्हीं के हकों का दोहन हुआ जी। आज इसी बात को लेकर के खट्टर सरकार को चेताने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और संबंधित सारे राजनीतिक दल जी आज इस बात को लेकर के मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी की अर्थी को कंधा दे करके यहाँ बीच सरकार के बाजार में फूकने के लिए आए हैं जी। कि जब जज भर्ती करने थे तो बैकवर्ड क्लासेज का कोई जज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या देश के 25 हाई कोर्ट और या हमारे चंडीगढ़ के हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा के अंदर जिनकी सिफारिश मनोहर लाल खट्टर ने की, वो सब अपर कास्टों से हैं। ये बात जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड और तथ्यात्मक बात बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं तथ्यों पे बात बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। एक एससी का व्यक्ति है, बाकी सब के सब जनरल कैटेगरी। जब इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई, सेल टैक्स, एक्साइज, उस वक्त भी कोई बैकवर्ड क्लासेज की रिजर्वेशन का ध्यान नहीं दिया गया, ना शेड्यूल कास्ट का। और जब 2000 प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में लगभग भर्ती करने, उनकी सारी की सारी सिफारिशां जो आरएसएस वाले कर रहे हैं, उसमें कहीं भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की रिजर्वेशन के 23% या 27% की रिजर्वेशन का कोई ध्यान ना दे करके 15-20 उनके अभ्यर्थियों के रूप में ही उनको निपटा दिया गया, जिनकी बैकवर्ड क्लासेज की हिस्सेदारी ही लगभग 500 बनती थी जी। और शेड्यूल कास्ट की भी यही पोजीशन है। 1 अप्रैल 2018 तक तो ये पोजीशन है यूनिवर्सिटियों में देश की जी, कि एक भी बैकवर्ड जो ना प्रोफेसर ना एसोसिएट प्रोफेसर लगाया गया। वाइस चांसलर की बात तो छोड़िए, आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। और कच्चे कर्मचारी हैं, वो ही इस देश की शिक्षा प्रणाली और चिकित्सा प्रणाली को देखे हुए हैं। जो पक्के कर्मचारी हैं वो ना तो आगे बंदे रखे हुए हैं जी। ये व्यवस्था देश की तब हो चुकी है कि जो कमांड है वो कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथ में आ चुकी है जी। अभी अभी पिछले 4 दिन पहले जो एचसीएस भर्ती हरियाणा सरकार ने की है जी, उनके अंदर 27% बैकवर्ड क्लासेज की रिजर्वेशन के और 23% शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन के हिसाब से 61 में से 30 पद जनरल कैटेगरी के तो 30 नहीं होने थे, लेकिन उनके तो 30 पद वो सुनिश्चित कर दिए और बैकवर्ड के शेड्यूल कास्ट के 50% आरक्षण में 4 बैकवर्ड और 6 शेड्यूल कास्ट के लोग लगाए गए, जबकि इस रिजर्वेशन का ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन का ध्यान विशेष तौर पर 60 में से 6 पक्के तौर पर वो भी भर्ती किए गए। इस प्रकार से 44 और 6 50 लोग
जनरल कैटेगरी के भर्ती किए गए हैं। आज कह सकते हैं कि 15% लोगों के पास रिजर्वेशन हो गई है, 50% एक और 10% ईडब्ल्यूएस। 15% लोग पहुंच गए हैं 60% के मालिक जी। और 85% लोग रह गए हैं आज 40% में, और वो 40% में भी क्लास 3 और 4 में, जहां की पोस्टें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वहां कहीं ये दिखाई अभी तक 11% इन बैकवर्डों का हिस्सा। मैं तथ्यों के आधार पर ही बोल करके बताना चाहूंगा। पूरा बैकवर्ड समाज, ये मेरे भाइयों मेरे हाथ में वो पेपर है जिनको आपने देख करके इस जनता को चेताना चाहिए कि बैकवर्ड की हिस्सेदारी 52% लोगों का हिस्सा, जबकि अब तो 65, 60 और 55% बैकवर्ड क्लास है, इनका हिस्सा मात्र ये आपके सामने है 11.25% है। ये भेदभाव तब तक चलेगा जब तक हमारे लोगों को वोट डालनी नहीं आएगी। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जो बाबा साहब ने मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ और अपनी वोट डालना सीख लो, तो हम दावे से कह सकते हैं कि भविष्य में 2024 में ही हम इनको इनकी हैसियत दिखा देंगे, जो गांव में एक पंच भी नहीं बन सकेंगे। लेकिन हमारे लोगों को अभी कहीं इस बात का ज्ञान नहीं, वो सिर्फ 5 किलो दाने के अंदर मुनस्सर करके कि इतने कमजोर कर दिए गए, वो बात राज की सोच भी नहीं सकते, वो सिर्फ अपने जिंदा रहने की बात सोच सकते हैं। जी सैनी साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बिंदु उठाया, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये जब जो बैकवर्ड क्लास का, जिनको एससी समाज का जो रिजर्वेशन मिलता है, उसके बाद कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, क्या वो ईडब्ल्यूएस वो लोग नहीं आ सकते क्योंकि डिजर्व करते हैं वो? वास्तव में उनके घर में खाने के दाने भी नहीं, और उन लोगों को ना तो वो एससी और बीसी का रिजर्वेशन का फायदा मिल पाया और ना फिर वो ईडब्ल्यूएस में काउंट हो रहे। तो इस पे किस प्रकार से आपकी सोच है कि उन लोगों को भी फायदा मिल पाए? ये ईडब्ल्यूएस तो अपर कास्टों ने अपने लिए बनाया। अच्छा, इसमें बैकवर्ड के गरीब या शेड्यूल कास्ट के गरीब, ये इनके लिए गरीब नहीं है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जी। इसमें जनरल कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस लगाया, 5 मिनट में पास कर दिया, जबकि 52% बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी 52 थी, उनको 27 में सीमित कर दिया गया, भी पूरा और 27 में मिला अभी तक 11। और अब की जो भर्ती है, जो एचसीएस की भर्ती हुई, इसमें तो 10% मिला शेड्यूल कास्ट को 23 की जगह, और 27 की जगह 6% मिला बैकवर्ड क्लास को हिस्सा, और 84% हिस्सा लेंगे जनरल कैटेगरी के लोग, जिनकी संख्या ही 15% है। अब 15 वाले 84 पे और 85 वाले 16 पे, यही भेदभाव उल्टा कर रखा कि 85 वाले 15 के मालिक और 15 वाले के पास 85। ये भेदभाव, इसी को लेकर के आज हमने यहां पर मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी की सरकार का पुतला दहन किया है जी, और इसके फूल भी जल्दी चुकेंगे जी। उम्मीद कर रहे हैं कि जब तक जनता जागृत होगी तब तक उनको जगाना हमारा धर्म है। राजकुमार जी, आप बीजेपी पार्टी में भी पद पे रहे, आप वहां से पॉलिटिकल नीति पे भी रहे, मतलब वो स्थिति कब आई कि राजकुमार सैनी जी को लगा कि अब बीजेपी को छोड़ देना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो ताकतवर लोग हैं, या यूं कहो कि जो जातियां संपन्न हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस का हिस्सा ले जाती हैं, उनको रिजर्वेशन से बाहर करो जी। उनको रिजर्वेशन से बाहर करने के प्लान में जी, सिर्फ इतना भर काम था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो कास्टें सत्ता में सत्ताधारी हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जी। और उसके बाद हरियाणा के अंदर जो तांडव हुआ, वो 2016 में सबने देखा जी। उस दिन मैंने कहा था कि भाई आरक्षण अगर जाटों को भी चाहिए तो क्यों ना ये आरक्षण 100% कर दिया जाए। जनसंख्या अनुपात में ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पंजाबी सबको उनकी जनसंख्या के अनुपात में सबको आरक्षित कर दो। जिसकी जैसी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना कराओ और सबके हिस्से सुनिश्चित करो। यही देश में इस बदअमनी को रोक सकता है और सबको इंसाफ दिला सकता है। लेकिन जब बीजेपी घुटनों के बल चलने लगी गुंडागर्दी ताकतों के आगे, उस दिन हमने बीजेपी को छोड़ दिया कि ऐसे नापुंसक लोगों के साथ रहने से अपने लोगों को इंसाफ नहीं दिया जा सकता। तो उसके पश्चात हमने सिर्फ सड़कों पर संघर्ष किया है, लोगों को जगाया है,
लेकिन अभी हमारा समाज जो है ना उतना जागृत नहीं है, वो उल्टा जो है ना उन्हीं के चुंगल में फंस जाता है जी जो लोग उसकी छील तार रहे हैं। जी तो इस वास्ते समय लगेगा, लेकिन 2024 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा जी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और संबंधित सारे दल 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा पर ताल ठोकेंगे। जी। जनता फैसला जनता ने करना है। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इस समय राजकुमार जी की जब वो प्रदर्शन के लिए आए, खुद उनकी तबीयत खराब है, बुखार से पीड़ित है, उसके बाद भी समाज की पीड़ा इनको लगता है कि मैं इनकी पीड़ा को, इनकी आवाज को उठाऊं और इनके आवाज को बुलंद करूं। राजकुमार जी, दर्शक जानना चाहते हैं किस प्रकार से राजकुमार सैनी जी को तो दिखता है कहीं आंगनवाड़ी वर्कर बैठी है, लेकिन जो प्रदेश का मुखिया है, राजा है, मुख्यमंत्री है, वो शासन प्रशासन और खुफिया तंत्र की सिर्फ उनके दिखाए चश्मे से ही देखता है। क्यों नहीं वो राजकुमार सैनी की तरह अपने नजर से, अपने चश्मे से देखे, उनके दुख दर्द को समझे, ताकि उनकी पीड़ा का समाधान हो पाए। पूरी सरकार कहीं किसानों का हित नहीं, कहीं वो 15 लाख गए, कहीं 2 करोड़ नौकरियां गई, कहीं किसानों का डबल समर्थन मूल्य गया, कहीं भ्रष्टाचार का उन्मूलन और कहीं गैस सिलेंडर पेट्रोल के दाम गए। जो बातें कही थी, अब तो मुद्दा बीजेपी वालों के लिए राम और नफरत का रह रहा है। राम के भरोसे ये इन लोगों को मूर्ख बना करके सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि मुद्दा राम नहीं, मुद्दा रोजगार है। मुद्दा जो है वो हमारा नफरत का नहीं, प्यार का है। मुद्दा इस देश के कामगार का है, मुद्दा इस देश के मजदूर का है, मुद्दा इस देश के बेरोजगार युवाओं और किसानों का है, इस देश के महिला सशक्तिकरण का है। वो मुद्दे तो गौण हो गए जिनसे राष्ट्र को मतलब आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन मुद्दे तो वो बन गए कि हम राम को लाए हैं, जो रामलला को लाए हैं बस हम उनको लाएंगे। ये तो सिर्फ इस देश को भगवा चोला पड़ा करके, भिखारी बना करके, जिस तरह मंदिर के आगे भिखारी दाने खा के वहीं सो जाते हैं, ऐसे देश के कामगार लोगों को ऐसी तस्वीर पैदा करना चाहते हैं। दर्शक जानना चाहते हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी 90 विधानसभाओं में कितनी विधानसभाओं पे अपनी ताल ठोकेगी और क्या उम्मीद करते हैं कि 2024 के रण में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अपनी क्या उपस्थिति दर्ज करेगी? हमारे साथ 3-4 पार्टियां हैं, हम सब जुड़ करके जहां जहां हमारे कैंडिडेट हैं 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा सीटों को लड़ा जाएगा। फैसला जनता पे छोड़ा जाएगा। जनता हमने बहुत अवेयर कर दी है, अभी और काम करेंगे। जब तक जनता इस बात को ना समझ ले कि आपके खिलाफ आपके शोषणकर्ता कौन है, किन लोगों ने आपके बच्चों के हकों को मार रखा है। 25 हाई कोर्टों में कोई जज आपका क्यों नहीं लग सका? क्योंकि आखिरी फैसले वहां होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसले होते हैं, कोई जज ओबीसी का नहीं। बाहर देश में, विदेशों में सैकड़ों राजदूत जाते हैं, कोई राजदूत ओबीसी एससी का नहीं। देश के अंदर यही पोजीशन मिलिट्री के अंदर है, कोई रेजिमेंट किसी कुम्हार, लोहार, सैनिक, गुज्जर, चमार की नहीं। हमारे देश में 40 यूनिवर्सिटियों में कोई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अप्रैल 2018 तक तो लग ही नहीं सका। लेकिन आज भी स्थिति एक आध को छोड़ करके, 1% को छोड़ करके और शेड्यूल कास्ट के 4% को छोड़ करके 95% अपर कास्टें ही काबिज हैं। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारी ये लड़ाई है और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से सर अंजाम देगी। जी राजकुमार जी, मैंने आपकी उस सरलता को नजदीक से देखा है। आपने जब जींद विधानसभा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का उम्मीदवार उतारा, मैंने आपको उस प्रचार प्रसार करते देखा है। आपने आम कार्यकर्ता के रूप में आपने पत्तल में सादी रोटी और जो भोजन मिला उसको आपने खाया और बड़ी मेहनत करके आपने प्रचार प्रसार किया। आपने चाहो तो आप अपने जीवन का बहुत इतना सुख सुविधाओं में व्यतीत कर सकते थे, लेकिन आपने संघर्ष का रास्ता क्यों चुना? इस दुनिया में जितने भी लोग आए रास्ता बदलने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए, वही लोग आगे आए जिनके जहन में इस देश की समानता की तस्वीर है। जी। दूसरा, अपनी सुख सुविधाओं से लैस तो मेरा परिवार भी है जी। मैं भी आराम करके मतलब बड़ी ऐश की जिंदगी जी सकता हूँ। मेरे घर में कोई नौकरी नहीं है, ना मुझे लगवानी है, ना मेरे घर में कोई जरूरत है जी। मेरे घर में तो आज भी 2-2, 3-3 लाख की सैलरी, घोड़े गाड़ी वाले लगभग सैकड़ों नौकर जी हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं जी।
आखिर जो आदमी संघर्ष करने की शख्सियत रखता है, मनसा रखता है, शक्ति रखता है और विल रखता है, इच्छा शक्ति रखता है, संघर्ष तो वही लोग किए। फूले साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले की पीपीसी जी पीसीसीपी कंपनी, जी मतलब पुणे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जी जिसका वर्थ 21 लाख रुपए का था और टाटा का वर्थ 19 लाख का था, यरवड़ा जेल बनाने का ठेका। और जो बंबई जाते वक्त जो बड़ा पुल आता है, क्यों बंबई तो एक आयरलैंड है जी उसका ठेका पीसीसी कंपनी का बनाया हुआ है, फूले कंस्ट्रक्शन कंपनी का बनाया हुआ है वो पुल जी उस वक्त ठेका टाटा को नहीं मिला था, पुणे कंस्ट्रक्शन कंपनी के फूले महाराज को मिला था जी और जो गायकवाड़ का महल है वो भी प्रिंस महल जो है ना वो बनाया हुआ है फूले कंस्ट्रक्शन कंपनी का। जी जिन ऐसे लोगों ने फूले और भीमराव अंबेडकर जो एक सर्विस में थे रहते हुए जो लोगों में बराबरी की बात करते थे उसे सस्पेंड किया गया, उसके फिर उसने जाके लोगों को सत्ता तक पहुंचाया, या यूं कह सकते हैं काशी राम है जी या पेरियारी रामास्वामी, गाड़गे, जितने भी महापुरुष हैं जी जिनका अनुसरण करके हम उन्हीं से प्रेरणा पा करके इस समाज को उसी मुकाम पर लेके जाएंगे जिस समाज की कल्पना हमारे महापुरुषों ने की। जी बहुत बहुत आभार माननीय राजकुमार सैनी जी। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं, जब समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति अपने आराम प्रस्ती को छोड़कर समाज की पीड़ा को अपने जहन में लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता को विचार करना चाहिए, अपनी वोट की ताकत को समझना चाहिए। जो लोग आपके अधिकारों का पर कुठाराघात करते हैं उन लोगों को आप वोट की चोट से करारा जवाब दे सकते हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।